बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, वो इसके साथ रिलेटेड हैं। रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए आगे जो है ये हम जो बाकी मादा क्वेश्चन रह गए हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद फिर एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, और उसके बाद फिर इससे अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस, उसके अंदर भी जो हैं ये रो ऑपरेशंस जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। तो उस लिहाज से आज का लेक्चर जो है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गौर से देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा 030088100640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। रो ऑपरेशंस को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, ये मैट्रिक्स एक्चुअली बनता कहाँ से है। बस हम फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये इक्वेशंस हैं x1 या x रख लें, चलें, x प्लस 2y माइनस 3z इज़ इक्वल टू 4, 2x माइनस y माइनस z इज़ इक्वल टू -3 कर दिया जी। x प्लस y प्लस z इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया। इसको जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि फार्मूला होता है ax इज़ इक्वल टू b। तो ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 2, z का कोएफिशिएंट क्या है -3। फिर इधर x का कोएफिशिएंट 2, -1, -1, फिर x का कोएफिशिएंट 1, 1, 1। ये मैट्रिक्स A आ गया। और ये जो मैट्रिक्स है ax इज इक्वल टू b, ये b के बराबर होता है, इसलिए इसको हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा 4, -3 एंड 1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन को ये लिखने का तरीक़ाकार है ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। a आपके पास ये वाला मैट्रिक्स, x आपके पास x y z इज इक्वल टू 4, -3 एंड 1। ठीक है, ये x क्या है आपका 1, 2, -3, फिर आ गया 2, -1, -1, 1, 1, 1। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोबारा यही एक चीज़ आ जाएगी। तो बात जो करने का मकसद ये था, वो ये था कि एक्चुअली ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा होता है। तो रो ऑपरेशन पहला रो ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज। ठीक है, मतलब फर्ज किया कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 2, -3, 4, 2, -1, -1, -3, 1, 1, 1 एंड 1। मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, इंटरचेंज पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर देता हूं, रो 1 एंड रो 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रो 1 की जगह पे रो 3 चली गई और रो 3 की जगह पे रो 1 आ गई। या इसको सिंपली हम ऐसे लिख दिया करेंगे R13, R13 का मतलब क्या होगा कि 1 और 3 रोज आपस में चेंज हुई हैं।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ये देखें ना, आर यानी इस रो को, पहली रो को और तीसरी रो को चेंज करने का मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये सबसे ऊपर लिख दी और इसको उठा के नीचे लिख दिया। तो इक्वेशनों की तरतीब करने से जिस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसी तरह अगर किसी दो रोज़ को हम इंटरचेंज कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि किसी भी रो को, दो रोज़ को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, ये स्टेप अगर मैं करने जा रहा हूँ R13, तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा, 1 1 1 1, ये तीसरी रो पहले आ गई। अब पहली और तीसरी ने चेंज होना, दूसरी की पोजीशन सेम रहेगी, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। क्योंकि पहली और तीसरी चेंज हो रही हैं, तीसरी ने पहली की जगह और पहली ने तीसरी की जगह पे आना है। अब ये पहली जो है, फर्स्ट रो जो है, ये थर्ड रो पे आ जाएगी, 1 2 -3 एंड 4। ठीक है, तो एक ऑपरेशन तो इसका ये हो गया कि किसी भी दो रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन इसमें चेंज नहीं होगा। बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम डिटर्मिनेंट के अंदर किसी दो करीबी रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट और चीज़ है, मैट्रिसेस और चीज़ हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर अगर आप कोई सी दो रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो रोज़ को इंटरचेंज करने का मतलब इन इक्वेशंस को चेंज किया है आपने, इस इक्वेशन को ऊपर ले गए, इस इक्वेशन को नीचे ले गए, सिस्टम के ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ किया कि मैं अगर चाहूँ तो R2 को 2 के साथ डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो R1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह देखिए, ये इक्वेशन है हमारे पास, अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो असल में ये जो इक्वेशंस में अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये इक्वेशंस से ही तो असल में ये मैट्रिक्स बना हुआ है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी जो है ना, ये जो एक रो का मतलब होता है एक इक्वेशन। तो अगर हम किसी एक रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी इक्वेशन को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो दूसरी इसकी होगी, वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई any row by a non-zero स्केलर के। ठीक 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 ठीक। उसके बाद थर्ड रो जो है, थर्ड रो कह रहा हूं, थर्ड ऑपरेशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब ये देखें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फर्क पड़ेगा? जब इसको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, we can add or subtract a scalar multiple of any row to another row। मसलन अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? R2 -2 टाइम ऑफ R1। यानी हमने क्या किया कि R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये स्टेप हम कर सकते हैं, किसी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया।
ये 3 ऑपरेशंस हैं। इन 3 ऑपरेशंस के अलावा चौथा ऑपरेशन आपने लगाने की कतई तौर पे कोशिश नहीं करनी। अगर आप अपनी तरफ से इन 3 ऑपरेशंस के अलावा कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो वो बिल्कुल 110% गलत होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 3 ऑपरेशंस ही हैं रो के। आइए अब हम देखते हैं कि कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं। कॉलम्स ऑपरेशंस, कॉलम्स ऑपरेशन, कोई फर्क नहीं है रो ऑपरेशंस में और कॉलम ऑपरेशंस में। जहां जहां पे रो का जिक्र आया है वहां वहां पे कॉलम का जिक्र कर रहे हैं आप। दी कॉलम ऑपरेशंस, columns operations are the same as those of rows operation. Rows operation, right? यानी रिप्लेस ऐसा कर लें, रिप्लेस आर रो बाय कॉलम इन, किसके अंदर, इसके अंदर रो की जगह पे कॉलम का लफ्ज़ यूज़ कर लें तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम ऑपरेशंस। यानी किसी भी 2 कॉलम्स को आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्योंकि 2 कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब ये भी तो वेरिएबल है ना। अगर इस वेरिएबल को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, दैट मेक्स नो डिफरेंस। उसके बाद फिर एक इसको मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह किसी एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। तो ये हैं जी रोज ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस। आइए अब इसके इस्तेमाल का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का एक फार्मूला आप ये भी पढ़ के आए हुए हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, बस हम फ़र्ज़ किया कि अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स बड़े आराम से निकल आता है। इसका डिटर्मिनेंट लें 1 2 3 4, तो आंसर आ गया -2। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, 4 1, और इन दोनों का साइन तब्दील कर देते हैं। ठीक है, और ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 4 -2 -3 1 और डिवाइडेड बाई -2, तो जिसको आप 4 डिवाइडेड बाई -2, तो ये आ जाएगा जस्ट -2, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3/2 -1/2। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स निकल आया। यानी अगर ऑर्डर 2 का आपके पास मैट्रिक्स है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का आ जाता है तो फिर आपको जो है ना ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हर मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। पहले A11 निकालना पड़ेगा, फिर A12, A13, फिर A21 निकालना पड़ेगा, A22 निकालना पड़ेगा, जैसा कि आपने इंटर क्लास में किया होगा, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकल आएगा आपके पास, A11, A12, A13, A13, इसी तरह A21, A22, A23, A31। उसके बाद फिर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, ये तरीका मैं आपको डिटर्मिनेंट के चैप्टर के अंदर ना ये वाला तरीका मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब ये वाला जो मेथड है ना, एडजॉइंट वाला मेथड, इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ये अगर तो मैट्रिक्स 2/2 का
ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 हो तो वेरी सिंपल वेरी इजी, अगर ऑर्डर 3 का हो तो वेरी सिंपल वेरी इजी। लेकिन अगर ये ऑर्डर 4 का आ जाए तो फिर आप उसको एडजॉइंट मेथड से नहीं कर सकते। अगर आपके पास मैट्रिक्स ऑर्डर 5 का आ जाए जिसकी 5 रोज हों 5 कॉलम्स हों तो कैसे निकालेंगे आप उसके कोफैक्टर? दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, और वो आपसे हल नहीं होगा। तो इसलिए फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 से ज़्यादा होता है उन मैट्रिसेस के लिए रो ऑपरेशंस अप्लाई करके तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना इंतहाई आसान होता है। तो इसलिए अब जो मैं नई चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए मैट्रिक्स का रिजल्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एडजॉइंट वाले मेथड को फ़िलहाल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर नंबर 5 उसके अंदर जो है ये हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या फिर लीनियर इक्वेशंस जब मैं आपको करवाऊंगा तो उसके अंदर जब इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे फिर मैं ये तरीका आपको बताऊंगा कि एडजॉइंट मेथड से 3 बाई 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। अब ये जो तरीका मैं करने जा रहा हूँ इसको ज़रा शुरू से लेकर आखिर तक बड़े आराम और तहम्मुल के साथ आपने देखना है। सॉल्यूशन का तरीकाकार ये होता है कि आपने ये मैट्रिक्स ए लिख लिया जी, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ये फ़र्ज़ कर लिया जी ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इसके नीचे ऐसे करके लिखते हैं जी 1 0 के, उसके बाद 0 1 0, फिर 0 0 1। अब ये देखिए जी ऑर्डर 3 का है ना मैट्रिक्स, तो एक आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है ऑर्डर 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अब तरीकाकार इसका यह है कि इसके ऊपर आपने रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। रो ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि A इंटू ए इनवर्स आई के बराबर आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि A इनवर्स निकालने के लिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो रो ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं वो हम इसके ऊपर भी, ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी वो सेम रो ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे। अब ये देखें, इसको मैंने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यहां पे मुझे चाहिए 0, यहां पे क्या चाहिए 0। तो यहां पे 0 कैसे आ सकता है? अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको k से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस k आ जाएगा ना, प्लस k को k में से माइनस करूंगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, और यहां पे 0 आ जाएगा तो यही तो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैं क्या स्टेप करूंगा, R1 माइनस के टाइम ऑफ R3, यानी R3 को k के साथ मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस कर दें। अच्छा, अब ये देखें, इसकी मैं एक सिंपल मेथड आपको बताता हूं। बजाय इसके, इस बात को ज़रा गौर से सुने जो मैं क्या कहने जा रहा हूं, बजाय इसके कि मैं इसको k से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं ये कह दूं कि इसको माइनस k से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दें, बात तो एक ही है ना। अगर इसको माइनस k से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो भी उसका मतलब सेम है, k से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मतलब सेम है। लेकिन जब मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूंगा ना कि इसको माइनस k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो आपकी गलती का चांस ख़त्म, फिनिश, खल्लास। इस तरह आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं कि रो 3 को माइनस k से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करने जा रहे हैं। इसको माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू 0 0, 0 को 1 में ऐड किया, आंसर आ गया 1। इसको माइनस k से मल्टीप्लाई किया, 0 0 में ऐड किया, जवाब आ गया 0। इसको k से माइनस k से मल्टीप्लाई किया, माइनस k प्लस k, आंसर इज 0। तो ये आ गया 0 1, बाकी रोज एज इट इज आ जाएंगी। अरे वाह, ये तो एक ही स्टेप के अंदर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब जो स्टेप मैंने यहां पे अप्लाई किया है वो सेम स्टेप यहां पे अप्लाई होगा। ये मैंने स्टेप क्या अप्लाई किया था, इस वाली रो को माइनस k से मल्टीप्लाई करके पहली वाली में ऐड करना है।
तो 0 को माइनस के से मल्टीप्लाई किया, जवाब 0 1 आ गया। इसको माइनस के से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जवाब 0। इसको माइनस के से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जवाब माइनस के। यह आ गया 0 1 0 0 0 1। जब इधर वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल तैयार कर लेगा तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इसको हम कहेंगे कि ये ए इनवर्स है। देयरफॉर ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? ए इनवर्स बराबर आ गया 1 0 माइनस के और उसके बाद 0 1 0, देन यू हैव 0 0 1। तो ये है रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का तरीका। पहला पार्ट था, इंतहाई इजी था। आइए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। और अच्छा, अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका मैंने इनवर्स निकालना है। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ये ए आ गया। अब इसके पैरेलल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूं 1 0 0 0 1 0। अब आपके और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे और फिर इसके बाद एक आध पार्ट और करेंगे तो आपको 110% समझ आ जाएगी। अब देखिए, हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 का होना बड़ा ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे 1 नहीं है, लेकिन तीसरी रो में 1 नज़र आ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लाना है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। यानी ये तीसरी रो जो है ये ऊपर चली गई, दूसरी में कोई चेंज नहीं आएगी, और ये तीसरी रो आ गई 0 -1 0। अब इधर आपने पहली और तीसरी रो को चेंज किया है तो इधर भी आपको पहली और तीसरी रो को चेंज करना पड़ेगा। ये रो ऊपर चली जाएगी, दूसरी में कोई चेंज नहीं आएगी, और ये जो पहली वाली है ये तीसरे नंबर पे चली जाएगी। पहली और तीसरी रो की पोजीशन आपस में चेंज कर दी। उसके बाद फिर आगे हमें यहाँ पे चाहिए 1। यहाँ पे 1 लाने के लिए मुझे जो है इसको और इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये -1 है, तो जब इंटरचेंज करके इसको ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ -1 आएगा, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगली हरकत में पता क्या करूँगा, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दूंगा 1 0 0। अब ये ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई 0 0 -1। ठीक हो गया। अब मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया है, तो क्या करूंगा मैं, पहली रो तो एज इट इज, अब ये ऊपर और ये नीचे 1 0 0 0 1 0। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इंटू R2। तो R2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास 1 0 0। दूसरी रो में साइन चेंज हो जाएंगे, 0 1 0 0 1 0 0 0 -1। उसके बाद फिर आ जाएगा, हमने R2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, 0 0 1 -1 0 0, फिर 0 1 0। ठीक 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 ठीक। अब मुझे यहां पे +1 चाहिए, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो उसके लिए मुझे R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ये दोनों स्टेप जो है ना, ये R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें, R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करें, एक ही स्टेप के अंदर नहीं करने, -R टाइम ऑफ 3। तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, और इधर जो मैट्रिक्स आएगा ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो ये आ गया 0 0 1 -1 0 0 0 -1 एंड 0। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज ए इनवर्स। किसके बराबर आ गया, 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर दुरुस्त है तो आप ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देखें, इंशाल्लाह जवाब आई के बराबर आएगा। ना आया तो पैसे वापस। क्वेश्चन नंबर 5, ये वैसे तो सारे पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें चूंकि आयोटा आ जाता है तो आयोटा आने की वजह से इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ
व्यू, राइट। तो तरीकाकार इसका वही है, हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज करेंगे और इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और इस मैट्रिक्स को इस शक्ल में इख्तियार कर देंगे। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा रो, तो वही रो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो जो इधर वाला मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका इन्वर्स है, राइट राइट। अभी देखिए पहली रो में मुझे चाहिए 1, तो ये 2 है, ये -1 है, तो यहां से मुझे 1 मिल सकता है। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे -1 मिल जाएगा। तो लिहाजा जो पहली हरकत मैं करूंगा वो ये होगी कि पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर देते हैं। पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज किया, -1 0 1। दूसरी रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 2, -1 ये आ जाएगा जी आयोटा, -1 एंड 2 आयोटा। इसकी रकम भी चेक कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इसमें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 या √-1 इज इक्वल टू आयोटा। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अब चूंकि देखिए मैंने यहाँ पे पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दिया ना, ये ऊपर चले गई, ये नीचे आ गई। यही काम मैं यहाँ पे करूँगा, ये 0 0 1 ऊपर चला गया, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं, ये पहली वाली रो तीसरी रो में आ जाएगी। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो -R1, तो ये आ जाएगा 1 0 -1 2 0 2 आयोटा -1 2 आयोटा। अब चूंकि इसको पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0, ठीक हो गया। उसके बाद अब मुझे इसके नीचे 0 0 लेके आने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 0 लाने के लिए इसके जो ऊपर वाली रो है सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 कैसे आ सकता है, 2 है ना, अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो 0 आ जाएगा ना, और अगर इसको मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दूँ तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, पहले कॉलम में यहाँ पे 1 और उसके नीचे सारे मुझे 0 0 चाहिए। तो कैसे आएंगे ये वाला रो ऑपरेशन करने से, ये देखें, R2 - 2 टाइम ऑफ R1, R3 माइनस आयोटा टाइम ऑफ R1। अब ये R1 तो चेंज नहीं होगी, ये तो एज इट इज आएगी, 1 0 -1। अब इसको ये देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करने के बजाय आप इसको ये कहें कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करें। लो जी, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड किया तो क्या आ गया, 0। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 0 आ गया, क्योंकि -0 -2 × 0 0 जमा 0 1। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 एंड 2 एंड 2 मेक्स 4। उसके बाद ये वाला स्टेप क्या है, इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करें। आपने ये नहीं कहना कि आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। ये लफ्ज़ बोलेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, 0 आ गया। आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, -1 आ गया। उसके बाद माइनस, अब इसको जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। प्लस आयोटा और 2 आयोटा मिलके कितना बन गया, 3 आयोटा, राइट। अब यही स्टेप हम इस मैट्रिक्स के ऊपर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, R2 - 2 टाइम ऑफ R1, यानी R1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं आने वाली, 0 0 -1। उसके बाद फिर हमने इसको क्या किया था,
-2 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड किया था, तो -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये 0 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 का 1 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करें +2 जमा 0 +2 आ गया जी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, R1 को आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया 0 और ये 1 1। 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 0, 0 जमा 0 0। उसके बाद इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ तो ये बनेगा प्लस आयोटा और 0, तो प्लस आयोटा आ गया। ठीक 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 ठीक। अब आगे हम ऐसे करते हैं कि इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में इंटरचेंज कर लेंगे, या पहले इंटरचेंज करके बाद में मल्टीप्लाई कर लें, बात एक ही है। ठीक है, तो अगला स्टेप हम करने वाले हैं, R3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -R3। व्हाट यू विल गेट, पहली रो एज इट इज 1 0 -1, दूसरी रो भी एज इट इज 0 0 4, तीसरी रो आ गई 0 1 -3 आयोटा। अब इस मैट्रिक्स को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एलो जी, ये आ जाएगा 0 0 -1 0 1 2 1 0 आयोटा आयोटा। लेकिन हमने क्या करना था, R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ जाएगा -1 और ये फिर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक, अब हमें यहां पे 1 लेके आना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे 1 0 0, फिर यहां पे 1 और ऊपर नीचे 0, तो लिहाजा अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहां पे 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। R2 और R3 को इंटरचेंज किया, पहली रो तो एज इट इज, ये आ गई 0 1 -3 आयोटा, ये आ गई ठीक 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 ठीक। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इसको चुप कर ऊपर ले जाए, -1 0 माइनस आयोटा 0 1 2। ठीक, अब यहां पे 1 आ चुका है, ऊपर 0 चाहिए, नीचे भी 0, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हमें यहां पे जो है, ये जो 4 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां पे 1 चाहिए, तो वो एक ही तरीका है कि अगर हम इसको पकड़कर 4 के साथ डिवाइड कर दें, तो अगली हरकत जो हम करेंगे वो 1/4 के साथ डिवाइड कर देंगे R3 को, तो 1 0 -1 0 1 -3 आयोटा 0 0 1। इधर क्या आएगा, 1, ओह कहां से आ गया 1, 0 0 -1 -1 0 माइनस आयोटा, इसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 0, 1 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 1/4, 2 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। राइट, अब एक स्टेप और बाकी है, और एक स्टेप की दूरी पर हमारा आंसर आने वाला है। यहां पे 1 आ चुका, अब हमें यहां पे 0 चाहिए और यहां पे 0 चाहिए, तो यहां पे 0 कैसे आ सकता है, अगर इसको पकड़कर इसमें ऐड कर दिया जाए, R1 में R2 को ऐड कर दिया जाए, और यहां पे क्या करेंगे, इसको 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, यानी R2 R1 प्लस R3 आएगा, सॉरी क्योंकि तीसरी रो को ऐड कर रहे हैं, R2 प्लस 3 आयोटा टाइम ऑफ R3, व्हाट यू विल गेट 1 0, यहां पे 0 आ गया क्योंकि इसको इसमें ऐड किया, 0 के बराबर आ गया, ये 0 जमा 1 1 0 जमा 0 0, ये 0 1, इसको +3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 आयोटा और -3 आयोटा मिलके 0 0 0 1। अरे क्या बात है यार, ये देखें यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब सेम काइंड ऑफ स्टेप हमने कहाँ पे अप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहली और तीसरी रो को ऐड करेंगे, इसको इसके अंदर ऐड किया 0 आ गया, इसको इसके अंदर ऐड किया 1/4 आ गया, -1 में 1/2 ऐड किया तो +1/2 आ गया।
उसके बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा बाई 4। इसको 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा बाई 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा बाई 2, तो ये आ जाएगा आयोटा बाई 2 और 0 1 बाई 4 1 बाई 2। तो लेट मी चेक द आंसर। एक मिस्टेक है, जब हम -1 और 1/2 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आएगा -2 + 1/2 -1/2। तो यहाँ पे मैंने +1/2 लिखा है तो ये -1/2 आएगा और ये है हमारा A इनवर्स। अब इसके बाकी मानदा जो पार्ट हैं वो आप एज एन एक्सरसाइज खुद जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को तो आपकी जो है गिरफ्त मजबूत नहीं होगी। तो इसलिए बार बार करें। और अक्सर इसमें गलती का चांस होता है, जब आप +1 की जगह पे -1 कर जाते हैं तो क्वेश्चन का जो है वो पूरे का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।